लॉन्च पर रास्ते में कई जगह समुंदर से निकलकर अजीबोगरीब रोशनियां सी पड़ी। यूं लगता था जैसे अचानक समुंदर में से सूरज तलू हो गया हो, लेकिन ये रोशनियां सिर्फ एक लम्हे के लिए नमूदार हुईं और उसके बाद उसी तरह गायब हो जाती। तनवीर लॉन्च दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। उसने हत्तुल-इम्कान अपने चेहरे को सपाट रखने की कोशिश की थी। माइकल और यार्की दोनों ही अब बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। जजीरा अब तनवीर को नजर आने लग गया था। माइकल ने उसे न सिर्फ स्पेशल वे की पूरी तफसीलात बता दी थीं, बल्कि उसे जजीरे की अंदरूनी तफसीलात भी बता दी थीं कि कहाँ कहाँ चौबी केबन मौजूद हैं। और तनवीर लॉन्च चलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर जजीरे के करीब पहुंचने पर उसे साहिल पर 8 आदमी खड़े नजर आए जो पूरी तरह मुसल्लह थे। तनवीर ने जैसे ही लॉन्च साहिल के साथ लगाई, उनमें से 3 अफराद तेजी से चट्टानें फलांगते हुए नीचे उतरने लगे। तनवीर खामोश खड़ा था। इन तीनों ने तनवीर से कोई बात किए बगैर लॉन्च में आकर जल्दी से यार्की, माइकल और उस जैकी को इस तरह उठा लिया जैसे वो लाशें उठा रहे हों। अरे, इनके जिस्म तो गर्म हैं, यार्की और माइकल को उठाने वाले अफराद ने बुरी तरह चौंक कर तनवीर से कहा। इनका खून नहीं बहा, इसलिए तनवीर ने जैकी के लहजे में जवाब दिया और वो तीनों बगैर कुछ कहे ऊपर चढ़ने लगे। यार्की और माइकल के साथ ही मशीन गनें पड़ी हुई थीं। उन्हें उठाने वाले गने वहीं छोड़ गए थे। तनवीर ने जल्दी से आगे बढ़कर दोनों मशीन गनें उठाईं और फिर अपनी वाली मशीन गन भी उठाकर वो तेजी से उनके पीछे चट्टानें फलांगता हुआ ऊपर जजीरे तक पहुंच गया। बॉस मार्टी, इस औरत का जिस्म इस तरह गर्म है जैसे ये जिंदा हो। यार्की को उठाए हुए आदमी ने एक नौजवान के करीब पहुंचते हुए हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ, ये जिंदा है। तनवीर ने कहा और दूसरे लम्हे उसने दोनों मशीन गनें नीचे फेंक दी। क्या क्या कह रहे हो जैकी? मार्टी ने तेजी से घूमकर तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। मार्टी के चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे, लेकिन तनवीर के हाथ में मौजूद मशीन गन ने यकलख्त शोले उगलने शुरू कर दिए। यार्की और माइकल को इस दौरान जमीन पर लिटाया जा चुका था और तनवीर ने देख लिया था कि वहां वो ही 8 अफराद ही थे, इसलिए उसने फायर खोल दिया था और उसके साथ ही माइकल और यार्की भी बिजली की सी तेजी से उठे और उन्होंने मशीन गनें संभाल ली। लेकिन तनवीर ने तो पहले ही ब्रेस्ट में मार्टी समेत उसके बाकी 7 साथी मार गिराए थे। इधर बॉस, इधर आ जाओ, इस चट्टान के पीछे। अचानक माइकल ने चीख कर कहा और फिर वो तीनों बिजली की सी तेजी से दौड़ते हुए उस ऊंची चट्टान की ओट में पहुंचे ही थे कि यकलख्त जैसे पूरा जंगल फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। गोलियां बेतहाशा अंदाज में चल रही थीं और सारी गोलियों का रुख उस चट्टान की तरफ था। सिर्फ उनकी पुश्त जो समुंदर की तरफ थी वो महफूज थी। बाकी हर तरफ से मुसलसल और तेज फायरिंग हो रही थी। वो तीनों इस चट्टान के साथ जैसे चिमटे हुए थे। तनवीर की समझ में आ रहा था कि इस कदर बेतहाशा और मुसलसल फायरिंग आखिर किस तरह की जा रही है। यूं लगता था जैसे हर दरख्त से गोलियां आ रही हों, लेकिन ये फायरिंग सिर्फ चंद मिनट तक चलती रही। फिर यकलख्त इसी तरह खामोशी छा गई जैसे किसी ने तमाम मशीन गनों का स्विच बैक वक्त ऑफ कर दिया हो। उसी लम्हे माइकल उछलकर बाहर निकला और उसने जेब से एक ताकतवर बम निकालकर एक करीबी दरख्त की जड़ में फेंका। एक खौफनाक धमाका हुआ और वो दरख्त जड़ से उखड़कर खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ नीचे आ गिरा। आओ बॉस, मैंने मेकान की फायरिंग की लाइन तोड़ दी है, जल्दी आओ, माइकल ने चीख कर कहा। और तनवीर मेकान की फायरिंग का लफ्ज सुनकर बेख्तियार सर हिलाने लगा। वो तीनों माइकल के पीछे दौड़ते हुए तेजी से जजीरे के एक हिस्से की तरफ दौड़े चले जा रहे थे और फिर जैसे अचानक माइकल रुक गया, उसने तेजी से एक चट्टान की साइड में बूट की टो मारी तो चट्टान उस तरह उछलकर एक तरफ हट गई जैसे माइकल की बजाय किसी देव ने उसे लात मारी हो।
अब वहां एक गहरा कुआं सा नजर आने लगा जिसकी एक साइड में सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। चलो बॉस, जल्दी करो, नीचे उतरो, माइकल ने कहा और फिर खुद भी तेजी से सीढ़ियां उतरता गया। उसके बाद यार्की और आखिर में तनवीर भी नीचे उतर गया क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी कि उसे माइकल की पैरवी करनी पड़ रही थी। आखिरी सीढ़ी पर जैसे ही तनवीर पहुंचा, वहां खड़े माइकल ने सीढ़ी की साइड में पैर मारा और ऊपर से नजर आने वाली रोशनी यकलख्त खत्म हो गई। मुझे यकीन था बॉस कि इस रास्ते का इल्म लिसाक को न हो सका होगा, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम कहां आ गए हो? तनवीर ने गुराते हुए पूछा। क्योंकि वो इस तरह किसी कुएं में छुपकर बैठने के लिए तो नहीं आया था। ओह बॉस, मैं आपकी फितरत समझ गया हूं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम आसानी से यहां से निकल जाएंगे। अगर मेरी नज़र अचानक मकान की फायरिंग बेस पर ना पड़ जाती जो दरख्त की जड़ में था, तो हमारी लाशों के टुकड़े भी ना मिलते, माइकल ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अब घुप अंधेरे में कुछ देर रहने की वजह से उनकी आंखें कुछ कुछ देखने के काबिल हो गई थीं। ओह, ये मकान की फायरिंग से तुम्हारा क्या मतलब था? और फिर तमाम गोलियां इस चट्टान पर क्यों बरस रही थीं? तनवीर ने चौंक कर पूछा। हम जब इस जजीरे पर काबिज थे तो हमने भी ऐसा ही हिफाजती इंतजाम कर रखा था, और ये इंतहाई कामयाब इंतजाम होता है। इसमें एक तवील दायरे में मशीन गन्नें दरख्तों के साथ इस तरह फिट कर दी जाती हैं कि वो आसानी से चारों तरफ घूम सकें, और उन्हें एक आवाज़ें कैच करने वाले आले के साथ फिट कर दिया जाता है। इसका एक कोड वर्ड होता है, आमतौर पर यह कोड वर्ड फायर होता है। आपने देखा था कि मार्टी ने साख्त होने से पहले यकलख्त चीख कर एक लफ्ज़ फायर कहा था। ये उस पीस के लिए कोड वर्ड था। चूंकि मार्टी की आवाज़ तकलीफ की वजह से कदरे कमज़ोर थी, इसलिए आवाज़ की लहरों ने पीस तक पहुंचने में चंद लम्हों का वक्फा ले लिया। पीस में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनने और उन्हें टारगेट बनाने की सलाहियत होती है। चुनांचे जिस वक्त मार्टी ने लफ्ज़ फायर कहा, उसी लम्हे मेरी नज़र पीस पर पड़ी और मैंने आप समेत करीबी चट्टान की ओट ले ली। बस किस्मत थी कि हमें इतना वक्फा मिल गया। हमारे दौड़ने की आवाज़ें पीस ने कैच कर लीं और फिर उसने मकान की अंदाज में अपने साथ मुंसलिक तमाम मशीन गनों का रुख उस चट्टान की तरफ कर दिया। अगर हम ना दौड़ते तो ये मशीन गनें एक दायरे की सूरत में घूमकर फायर करती, लेकिन ये फायरिंग सिर्फ 2 मिनट तक होती है। इसके बाद फायरिंग बंद हो जाती है, फिर 1 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो जाती है। इस तरह ये मुसलसल होती रहती है जब तक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर पीस को ऑफ न कर दिया जाए या मशीन गनों का मैगजीन न ख़त्म हो जाए। लेकिन फायरिंग बंद होते ही मैंने बम मारकर उस दरख्त को ही उड़ा दिया जिससे पीस नस्ब था। इस तरह ये तमाम ऑटोमेटिक अंदाज में चलने वाली मशीन गनें बेकार हो गईं और हमें जिंदा हालत में यहाँ तक पहुँचने का मौका मिल गया। माइकल ने तेज तेज लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा, और शायद जिंदगी में पहली बार तनवीर के जिस्म में बेइख्तियार सर्दी की लहर सी दौड़ गई। अगर माइकल की नज़र इस पीस पर ना पड़ती या माइकल इस निज़ाम को ना जानता होता तो फिर उनकी मौत एक यकीनी अमर बन चुकी थी। शुक्रिया माइकल, तुमने वाकई साथ आने का हक अदा कर दिया है, तनवीर ने इस बार नरम लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं बॉस, ये तो इत्तेफाक था कि मैं इस निज़ाम को जानता था। अब ऊपर लिसाक के आदमी यकीनन हमें इंतहाई सरगर्मी से तलाश कर रहे होंगे, लेकिन इस कुएं के मुतल्लिक उन्हें यकीनन इल्म नहीं है, वरना वो अब तक यहाँ पहुँच जाते, माइकल ने जवाब दिया। इस तरह तो हम इस कुएं में बुरी तरह फंस कर रह जाएंगे, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। यह बात नहीं बॉस, इस कुएं से एक रास्ता एक चौबी केबन तक जाता है। अगर वो चौबी केबन वहीं मौजूद हुआ तो जहां वो पहले होता था, लेकिन ये रास्ता इस कदर तंग है कि शायद यार्की उससे गुजर सके। कम अज कम मैं और आप उससे गुजर नहीं सकेंगे, माइकल ने कहा।
ओह, मुझे बताओ कहाँ है रास्ता, मैं जाऊंगी, यार्की ने जल्दी से कहा। लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी, तनवीर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या करना है, तुम मुझे बताओ वहां जाकर क्या करना होगा मुझे, यार्की ने जवाब दिया। माइकल, तुम रास्ता तो दिखाओ, बाद में सोचेंगे कि हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं, तनवीर ने कहा। यस बॉस, माइकल ने कहा और उस कुएं की एक दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सर से ऊंचे किए और फिर जरा सा उछलकर उसने दीवार की 2-3 ईंटों पर बेक वक्त दोनों हाथ मारे, लेकिन उसका कोई रद्द अमल ना निकला, तो वो जरा सा आगे बढ़ गया। इस तरह वो मुसलसल ईंटों पर हाथ मारता और एक कदम आगे बढ़ जाता। क्या तुम्हें याद नहीं है कि कौन सी ईंटें थीं, तनवीर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बॉस, काफी अरसा गुजर गया है, बहरहाल उनकी बुलंदी मुझे याद है, अभी मसला हल हो जाएगा, माइकल ने कहा। और इस बार वाकई उसने जैसे ही 2-3 ईंटों पर हाथ मारे, एक ईंट अंदर को दबी और उसके साथ ही उस ईंट से जरा ऊपर एक तंग सा रास्ता नमूदार हो गया। यह रास्ता वाकई इस कदर तंग था कि यार्की भी उसमें से मुश्किल से गुजर सकती थी, और रास्ता तवील अरसे तक बंद रहने की वजह से अजीब और नामानूस सी बू छोड़ रहा था। तनवीर का कद चूंकि माइकल से लंबा था, इसलिए वो इस रास्ते से निकलने वाली बू को आसानी से सूंघ सकता था। मैं गुजर जाऊंगी इसमें से, यार्की ने कहा। ठीक है, अब सुनो, तुम इस रास्ते से गुजरकर जिस जगह भी पहुंचो वहां की सूरत हाल फिक्स्ड ट्रांसमीटर पर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें मजीद हदायत दूंगा, तनवीर ने कहा। और जेब से एक छोटा सा डबिया नुमा ट्रांसमीटर निकालकर उसने यार्की को उसके मुतालिक समझाया, और यार्की ने सर हिलाते हुए उसे जेब में डाल दिया। आओ, मैं तुम्हें उठाकर इस रास्ते में दाखिल कर दूं, बेहद एहतियात करना, तनवीर ने कहा। यह ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है यार्की, इसलिए घबराना मत, माइकल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और यार्की मुस्कुरा दी। तुम ऐसा करो, इस फिक्स ट्रांसमीटर को ऑन कर लो, तुम जो भी बात करोगी हमें सुनाई देगी, इस तरह हम पूरी तरह तुम्हारी तरफ से बाखबर रहेंगे, तनवीर ने कहा। और यार्की ने सर हिलाते हुए जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका रेगुलर प्ले का बटन ऑन करके उसने उसे जेब में डाल दिया। तनवीर ने उसके कूल्हों पर हाथ रखे और फिर एक झटके से उसने यार्की को ऊपर उठाकर उस सौराख तक पहुंचा दिया जिससे रास्ता जाता था। यार्की ने अपने जिस्म को सुकेड़ा और फिर उस रास्ते में दाखिल हो गई। मशीन गन को उसने हाथों में पकड़कर सीधा रखा हुआ था और वो घुटनों और कोहनियों के बल करालिंग करती हुई आगे बढ़ रही थी। यहां बहुत सख्त अंधेरा है, यार्की की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी आंखें जल्द आदी हो जाएंगी, तनवीर ने ऊंची आवाज में कहा। और फिर कुछ देर तक खामोशी रही। उसके बाद यार्की की हल्की सी आवाज तनवीर के हाथ में पकड़े हुए फिक्स ट्रांसमीटर के दूसरे सेट से उभरी। ओह, रास्ता तो बंद हो गया, यार्की के लहजे में हल्की सी घबराहट थी। ऊपर सीढ़ियां जा रही होंगी, वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाए और जहां सीढ़ियों का इख्तिताम हो वहां आखिरी सीढ़ी के दाएं किनारे पर जोर से हाथ मारे तो रास्ता खुल जाएगा, माइकल ने जल्दी से कहा। तो तनवीर ने उसकी बात ट्रांसमीटर में दोहरा दी। रास्ता खुल गया है, ओह खुदाया शुक्र है, ताज़ा हवा तो आई, यार्की की आवाज चंद लम्हों बाद सुनाई दी और तनवीर के आसाब तन गए। लेकिन दूसरे लम्हे यार्की की तवील चीख और फिर धमाके से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी तो तनवीर और माइकल दोनों उछल पड़े। उसके बाद खामोशी तारी हो गई। ओह, यार्की को मार गिराया गया। अब चूंकि रास्ता खुला हुआ है इसलिए यहां मजीद रुकना खतरनाक है,
तनवीर ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करते हुए तेज लहजे में कहा और फिर उसे जेब में डालकर वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। और चंद लम्हों बाद जब वो चट्टान हटाकर ऊपर जजीरे की सतह पर आए तो अचानक एक तरफ से उन पर तेज सुर्ख रोशनी पड़ी और दूसरे लम्हे वो इस तरह बेहिस्सो हरकत होकर नीचे गिरे जैसे किसी जहरीली दवा के छिड़कने से कीड़े टेढ़े मेढ़े होकर गिरते हैं। उनके जहनों पर सुर्ख रोशनी पड़ते ही यकलख्त अंधेरे ने यलगार कर दी थी और शायद ये मौत का ही अंधेरा था जिसके बाद रोशनी का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।